नमस्ते बच्चों। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 जीव विज्ञान अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मानव में सामान्य रोग। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक दो समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन कहते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग बहुत आम होते हैं और हम अक्सर इनका शिकार होते रहते हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स है, ये बहुत घातक होता है, और कुछ असंक्रामक रोगों में अपन अच्छी तरह जानते हैं कैंसर, जो बहुत ही घातक है और जिसके कारण मृत्यु बहुतायत हो रही है। अब मानव के सामान्य रोगों के बारे में जानेंगे। अभी अपन ने जाना संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या है, और दूसरा जाना अपन रोग स्थिति या रोग की स्थिति क्या होती है। अब अपन जानेंगे मानव के सामान्य रोग। तो देखो, अपन जो मनुष्य होता है उसमें कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ रोग जीवाणुओं द्वारा, कुछ विषाणु या वायरसों द्वारा, कुछ कवकों या फंजाई द्वारा, कुछ प्रोटोजोन द्वारा तथा कुछ हेलमिंथीज या कृमि के द्वारा फैलते हैं। ठीक है। ऐसे रोग कारक जो जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। अब अपन जानते हैं कि परजीवी कुछ होते हैं। परजीवी ऐसे जीवों को कहते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर निवास करते हैं। तो ऐसे परजीवी जो होते हैं वो अधिकांश परजीवी रोगजनक होते हैं, क्योंकि ये परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसको हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। तो हानिकारक कब कहलाएंगे परजीवी? जब हानि पहुंचाएंगे। तो जो रोगजनक हैं वो हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं। कैसे कैसे प्रवेश कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। और प्रवेश करने के बाद ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और हमारी जो शरीर की आवश्यक क्रियाएं होती हैं उनमें बाधा पहुंचाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से अपने शरीर में या तो आकृतिक मतलब अपने शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन हो जाएगा, या क्या हुआ, शरीर के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, क्रियात्मक जो कहना चाहिए जिन्हें, शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं उनको ये हानि पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर रोगी हो जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन। रोगजनन के लिए आवश्यक है कि वो परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर ले। मतलब कोई भी जो रोगजनक होता है या परजीवी होता है वो अपने परपोषी मतलब होस्ट के अंदर रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करे, तभी वह रोगजनक की तरह कार्य कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तो जैसे अपन जान सकते हैं, उदाहरण के लिए अपन देखें कि जैसे अपनी आहार नाल में प्रवेश करने वाले या अपनी आंत्र में प्रवेश करने वाले जो रोगजनक होंगे ना, वो क्या होगा, ऐसे रोगजनक अपनी आंत्र के अंदर रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करेंगे। तो ऐसा क्या करेंगे वो, जैसे अपनी आमाशय जो होता है ना, स्टमक या आमाशय, उसकी पीएच, उसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, मतलब अम्लीय माध्यम होता है, अर्थात पीएच कम होती है। तो इस पीएच में अपने आप को जीवित रखने के लिए, कम पीएच में अपने आप को जीवित रखने के लिए वो क्या करेगा, अपने आप को अनुकूलित करेगा, तभी वो अपने आप को वहाँ जीवित रख पाएगा और वहाँ पर मतलब आमाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के प्रभाव से भी अपने आप को बचा पाएगा। ठीक है। तो जो रोगजनक होते हैं उनको कई वर्गों में बांटा गया है, उनके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इनके आगे पढ़ेंगे अपन कि इन जो रोगजनक हैं उनको रोकने के या उनके निरोध के और उनके नियंत्रण के क्या क्या उपाय होते हैं। तो अभी अपन मनुष्य में फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में, उनके रोगजनकों के बारे में और उनकी रोकथाम के उपाय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे साल्मोनेला टाइफी के बारे में। साल्मोनेला टाइफी क्या है? एक जीवाणु या बैक्टीरिया है जो क्या करता है, मनुष्य में टाइफाइड ज्वर पैदा करता है। ठीक है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये आमतौर पर संदूषित मतलब प्रदूषित भोजन से और पानी से कहाँ पहुँच जाता है?
छोटी आंत में घुस जाता है। तो अपन को पता चला साल्मोनेला टाइफी संदूषित भोजन के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है, संदूषित भोजन और पानी के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, और वहां से ये क्या करता है, वहां से रक्त के द्वारा मतलब ब्लड के द्वारा अपने शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद इसके द्वारा अब उनको टाइफाइड हो जाता है। और टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं वो क्या है? लगातार उच्च ज्वर, मतलब अधिक ताप, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, कमजोरी होगी, आमाशय में दर्द या पीड़ा होगी, कब्ज रहेगी मतलब पेट खराब रहेगा, कब्जियत होगी, सिर दर्द होगा और भूख भी कम लगेगी। ये सब लक्षण टाइफाइड के हो जाएंगे जो कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। अब एक जब ये ज़्यादा फैल जाता है, इसकी स्थिति गंभीर हो जाती है, तो ये आंत में छेद भी कर देता है। क्या कर देता है? आंत में छेद कर देता है, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, इसकी जानकारी के लिए क्या करते हैं, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि के लिए एक टेस्ट लगाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, बिडाल परीक्षण या बिडाल टेस्ट। ठीक, और इसके लिए बड़ी एक रोचक स्थिति है। एक वो थी, एक कहना चाहिए जैसे खाना बनाने वाली रसोइया, जिसका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन, तो मैरी मेलोन क्या करती थी कि वो भोजन बनाती थी और लंबे समय तक वो भोजन बनाती रही, जिसकी वजह से लोगों को अक्सर टाइफाइड होता रहा। उससे वो टाइफाइड कई वर्षों तक फैलाती रही, इसलिए टाइफाइड का एक उपनाम भी है मैरी मेलोन। टाइफाइड का एक उपनाम भी है, क्या है? मैरी मेलोन टाइफाइड मैरी भी कहते हैं इसको। मैरी मेलोन की वजह से इसे क्या कहते हैं? टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, उपनाम है इसका टाइफाइड मैरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले पहले ये देखें टाइफाइड मैरी के बारे में जाना अपन ने, आगे देखते हैं। अब दूसरा पढ़ना है अपन को निमोनिया रोग। निमोनिया रोग जो फैलता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा फैलता है, या होता है, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा ये होता है। ठीक है, और दूसरा ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक, ये दोनों निमोनिया के कारक हैं। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में फुफ्फुस मतलब फेफड़े, फेफड़े के अंदर वायु कोष्ठ होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई भी कहा जाता है। ये एल्वियोलाई या वायु कोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं, जिनके संक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है? एल्वियोलाई के अंदर एक तरल भर जाता है, मतलब लिक्विड भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं। और इसमें इसके जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? इसमें तेज बुखार आता है, ठिठुरन होती है मतलब ठंड लगती है, खांसी आती है, सिर दर्द होता है। ये सब निमोनिया के लक्षण हैं, जो कि इसके द्वारा होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के कारण होता है। और इस रोग से प्रभावित क्या होता है? फुफ्फुस या फेफड़े के अंदर की वायु कोष्ठ प्रभावित होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, किस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा रोग किस रोग कारक की वजह से होता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अब जब ये गंभीर हो जाता है तब क्या होता है, मतलब ये ज़्यादा प्रभाव अधिक गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है निमोनिया, तो क्या होता है? इसमें होठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक पड़ जाता है। मतलब धूसर से मतलब हल्का नीलापन में से लेकर गहरे नीले तक हो जाता है। ठीक है, ये इसके फैलने का क्या कारण हो सकता है? इसके फैलने का कारण हो सकता है जैसे संक्रमित व्यक्ति ने छींका, खांसा, तो उसकी छींक और खांसी के साथ जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, बूंदें निकलती हैं, वो हवा में फैल जाती हैं, जिसे एयरोसोल कहते हैं। और इस एयरोसोल वाले इलाके में, क्षेत्र में, यदि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति सांस लेता है तो उसको भी ये हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के बर्तन का इस्तेमाल करने से भी ये रोग हो सकता है। ठीक, अब इसके अलावा मनुष्य में, इन दोनों के अलावा मनुष्य में कुछ अन्य बैक्टीरियल या जीवाणुवी रोग होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है अतिसार या पेचिस, प्लेग, डिप्थीरिया। ठीक है, ये हैं बैक्टीरिया द्वारा होने वाली डिसीज। अब इसके बाद अपन जानेंगे विषाणु द्वारा होने वाली डिसीज। विषाणु या वायरस के द्वारा भी मनुष्य में कई रोग होते हैं। ठीक है, जैसे एक राइनो वायरस है, नासा विषाणुओं का समूह, राइनो वायरस, जो कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है, जिससे सामान्य जुकाम फैलता है। जिसके द्वारा क्या फैलता है? सामान्य जुकाम फैलता है।
ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है। यहाँ याद रखना, राइनो वायरस जो होता है नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है, लेकिन फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता। ये बात विशेष याद रखने वाली है। राइनो वायरस या नासा विषाणु जो होते हैं नाक और श्वसन पथ को तो संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को संक्रमित नहीं करते। ये बात याद रखना। अब ये क्या करते हैं, ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं करते, ये मैंने बताया। इसकी वजह से सामान्य जुकाम हो जाता है, जिसके लक्षण क्या हैं, जैसे नासी संकुलता मतलब नेजल कंसेंशन, नाक का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, सूजन सी आ जाती है उसमें, और इसमें से अधिक स्राव होता है। जुकाम में नाक में सूजन जैसी आ जाती है उसके अंदर, और जुकाम होता है। कंठदाह मतलब गले में दर्द होता है। स्वर रुच्छता मतलब फटी हुई आवाज़ निकलती है। आवाज़ कैसी निकलती है, फटी हुई निकलती है। खांसी होती है, सिर दर्द होता है, थकावट महसूस होती है, जो कि प्राय 3 से 7 दिन तक रहती है। तो अपन देखते हैं सामान्य जुकाम 3 से 7 दिन तक होता है और सामान्यतः अपन ठीक हो जाते हैं। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति की जो खांसी छींक होती है उसके साथ क्या निकलते हैं, बिंदु के या ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाएं तो वो भी इससे संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा संक्रमण फैलने के क्या क्या कारण होते हैं, किसके संक्रमण फैलने के, सामान्य जुकाम के। तो कॉमन जो जुकाम होता है वो किसी व्यक्ति के पेन पेंसिल किताब कपड़े कंप्यूटर कीबोर्ड माउस बर्तन इन सब चीज़ों के संक्रमण में आने से भी, इन चीज़ों के संपर्क में आने से भी सामान्य व्यक्ति इससे संदूषित हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए जिस व्यक्ति को सामान्य जुकाम हो उसके उपयोग में लाई हुई चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे अपन कुछ प्रोटोजोन रोग। मनुष्य में कुछ प्रोटोजोन रोग होते हैं, वो कौन कौन से प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं और कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मलेरिया। मलेरिया के बारे में अपन अच्छी तरह जानते हैं, और यह मुख्यतः प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ये प्लाज्मोडिया द्वारा फैलता है। इसकी कई जातियां हैं, जिसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, इनके द्वारा प्लाज्मोडियम की कई क्या है, मलेरिया की कई तरह की रोग फैलते हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ना, इससे मलेरिया मैलिग्नेंट या दुर्दम प्रकार का मलेरिया होता है, जो कि बहुत गंभीर है, जिससे मौत भी हो सकती है। इसके बाद अपन देखेंगे एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका नामक अमीबा है। अमीबा मतलब क्या है, ये प्रोटोजोन है। तो अब प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली डिसीज के बारे में देखेंगे। तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है, जो क्या है, एक परजीवी के रूप में मनुष्य की बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। और आंत में कोई भी परजीवी पहुंचेगा तो उसका मुख्य रास्ता क्या होगा, कोई भी भोजन होगा जो कि प्रदूषित होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अमीबता या अमीबियसिस या अमीबी अतिसार ये हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोष्ठबद्धता अर्थात कब्ज हो जाती है। उदरी पीड़ा मतलब पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द के साथ ऐंठन होती है, और जो मल होता है वो उसमें क्या होता है, मल में श्लेष्म मतलब म्यूकस और रक्त के थक्के मल के साथ शरीर से बाहर आते हैं, जिससे पता चल जाता है कि अमीबॉइड पेचिस या अमीबी अतिसार हो गया है। किसकी वजह से होता है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो मनुष्य की बड़ी आंत में पहुंच जाता है। अब इसको फैलाता कौन है, इसको फैलाती हैं घरेलू मक्खियाँ। और घरेलू मक्खियाँ क्या करेंगी, जो परजीवी जो व्यक्ति है और उसने मल कहीं पर त्याग दिया, तो मल पे क्या बैठेंगी, ये मक्खियाँ बैठेंगी और खाने पे बैठ जाएंगी। खाने में इसके द्वारा क्या होगा, अमीबा का ट्रांसफर हो जाएगा। और जब उस संदूषित भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ को संदूषित भोज्य या पेय पदार्थ को किसी व्यक्ति ने, सामान्य व्यक्ति ने उसको ग्रहण कर लिया, तो क्या होगा, वो सभी जो अमीबा है या परजीवी है वो शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है,
जिसकी वजह से अमीबॉइड पेचिस हो जाएगी। इसके बाद अपन देखेंगे सामान्य गोलकृमि, एस्केरिस और फाइलेरिया कृमि या बाउचेरिया द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, ये क्या है, गोलकृमि है, मतलब निमेटोहेलमिंथीज के सदस्य हैं। इनके द्वारा सबसे पहले अपन देखें आंत्र परजीवी एस्केरिस। एस्केरिस जो होता है इसके द्वारा क्या होता है, एस्केरिएसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर या बुखार और शरीर में रुधिर की कमी या अरक्तता और आंत का अवरोध, ये समस्या पैदा हो जाती है। किसके द्वारा हो जाती है, ये एस्केरिस के द्वारा होती है। और एस्केरिस आंत्र का परजीवी है। ये भी क्या होता है, अपनी आंत में पाए जाने वाला अंतः परजीवी है, जिसे आंत्र का परजीवी के नाम से जानते हैं। और इसकी वजह से एस्केरिएसिस या एस्केरिस्ता नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब ये पहुंचता कैसे है, संक्रमण कैसे होता है। इस परजीवी के जो अंडे होते हैं ना, वो अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं और ये मिट्टी, जल और पौधों को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। यदि अपन फलों को, सब्जियों को अच्छी तरह से साफ करके नहीं खाएंगे तो इसके होने की संभावना है। इसके बाद देखें अपन बाउचेरिया के बारे में। बाउचेरिया या बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई और बुचेरेरिया मेलाई, ये दो इसकी क्या है, स्पीसीज हैं। इन्हें फाइलेरियाई कृमि भी कहते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा अंगों में प्राय लसिका वाहिकाओं या लिम्फेटिक वेसल्स में, लसिका वाहिकाओं या लिम्फेटिक वेसल्स में क्या हो जाता है, शोथ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से ये लसिका वाहिकाएं या लिम्फेटिक वेसल्स फूल जाती हैं, सूज जाती हैं और ये कृमि शरीर के अंदर अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं और इसकी वजह से हस्तिपाद या हाथी पांव, इसी का दूसरा नाम है स्लीपद या एलिपेंसियसिस अथवा फाइलेरियसिस, ये नाम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो पैर कितना हो, कैसा हो गया, हाथी के पैर की तरह मोटा हो गया। इसमें क्या होगा, पैर की जो लसिका वाहिकाएं हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो बहुत मोटा हो जाता है। इसकी वजह से जनन अंग भी अक्सर प्रभावित हो जाते हैं। इसमें याद रखना, जनन अंग भी अक्सर प्रभावित हो जाते हैं और इसी वजह से शरीर में विरूपताएं, मतलब शरीर कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है। और इसका रोग वाहक कौन है, मादा मच्छर। जब कोई मादा मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे कवकों द्वारा होने वाले रोग। कवकों द्वारा कौन कौन से कवक द्वारा मुख्यतः रोग होते हैं, तो पहला है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। इस वंश के जो कवक होते हैं उनकी वजह से आमतौर पर दाद या रंगवर्म हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से शरीर के में त्वचा, नाखून और स्कैल्प क्या, ये फ नहीं देखना है, ठीक है, गलत लिखा है, सिरोबल्क या स्कैल्प, जो सिर की जो स्किन होती है वो, उस पर क्या हो जाता है, वो सूखी हो जाती है। ये सब चीज़ें, त्वचा है, नाखून है, स्कैल्प है, ये सब सूखी हो जाती हैं। इन पर सल की विक्षतियाँ पैदा हो जाती हैं। इसके ये प्रमुख लक्षण है, मतलब त्वचा कैसी हो जाती है, कठोर जैसी हो जाती है। इन विक्षतियों के में इसमें क्या होता है, फिर तेज खुजली हो जाती है, तेज खुजली होती है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। और ये जो कवक होते हैं इसकी क्या होता है, इनकी जो कंडीशंस हैं जिसमें ये आसानी से बढ़ सकती हैं, उसके लिए इन्हें क्या चाहिए, अधिक तापमान और नमी चाहिए। इसलिए बरसात के दिनों में ये आसानी से बढ़ जाती हैं। ठीक है, इन कवकों को त्वचा के, ये कहाँ पे पैदा होती हैं, त्वचा के फोल्डों में, जैसे कि ग्रोइन अथवा पादांगुलियों में, पैर की उंगलियों के बीच में आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर नमी और तापमान अधिक रहता है। ठीक है, अब ये फैलती कैसे, आती कहाँ से है, तो ये आमतौर पर जो दाद होती है ना, वो मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के
कपड़ों मतलब तौलिया, कपड़े या कंघे, इनका प्रयोग करने से भी हो सकती है। तो संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों से, कंघों से, मतलब वो जो चीज़ें यूज करता है उनसे अपन को दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है। अब इन संक्रामक रोगों के रोकने या निरोध के क्या उपाय हो सकते हैं, इनके नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इसके लिए दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरी है जन स्वच्छता। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले तो अपन को देखना है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। तो अपने शरीर को साफ रखना और पीने के लिए साफ पानी, खाना, साग सब्जियां, फल आदि, इनको सही ढंग से साफ सुथरा करके खाना व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। जन स्वच्छता क्या है? तो जन स्वच्छता से तात्पर्य जन स्वच्छता से तात्पर्य है जैसे अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किया जाता है कहीं पर, इनका निपटान कहाँ किया जाए, तो इसके लिए समुचित जो कुंड बनाए जाते हैं, कुछ मलकुंड बनाए जाते हैं और कुछ विशेष स्थान होते हैं। यदि वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किया जाता है तो उनको सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे यदि तालाबों में जाता है तो उन पर समय सफाई कर देनी चाहिए। ठीक है। और इनके विसंक्रमण मतलब उनके संक्रमण के प्रभाव को खत्म करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ साथ जन खान पान प्रबंध में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जहाँ पर सामूहिक खाना बनता है वहाँ पर विशेष व्यवस्था स्वच्छता की रखी जानी चाहिए। स्वच्छता के मानकों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य का। ठीक है। अब संक्रमण से बचने के लिए विशेष रूप से क्या अनिवार्य है, जहां पर संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचरित होते हैं। ये अपन को पता है। सामान्यतः क्या होता है, संक्रामक रोग जो हैं किसके द्वारा फैलते हैं, खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा आमतौर पर फैलते हैं। जैसे कि टाइफाइड है, अमीबता है, एस्केरिस्ता है, निमोनिया है और सामान्य जुकाम है, जो कि वायु के द्वारा फैलते हैं। तो ऊपर जितने भी तरीके बताए गए हैं, कौन कौन से तरीके बताए गए हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और जन स्वच्छता, इन दोनों का ध्यान यदि रखेंगे तो इस प्रकार की बीमारियां जो पानी के द्वारा फैलती हैं, हवा के द्वारा फैलती हैं, खाद्य पदार्थों के संक्रमण से फैलती हैं, इनको आसानी से इस तरीकों से रोका जा सकता है। अब जिन बीमारियों के वाहक कीट होते हैं, कीटों के द्वारा फैलती हैं, मच्छरों के द्वारा फैलती हैं, जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, इनके लिए क्या करना चाहिए, तो इनके जो रोगवाहक हैं उनके नियंत्रण के उपाय करने पड़ेंगे। उनके नियंत्रण से तात्पर्य है उनके प्रजनन के स्थानों को समाप्त करना पड़ेगा और उनके नियंत्रण के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखें जैसे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि इनका अपन किस प्रकार से बच सकते हैं इनसे, मच्छर वगैरह से। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उनके आसपास यदि पानी जमा होता है तो उसे जमा ना होने दें। अपने जो कूलर होते हैं उनकी नियमित सफाई करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों के लार्वा जिन जगहों पर इकट्ठे होते हैं पानी में, तो वहाँ पे विशेष प्रकार की मछली होती है, गम्बूसिया मछली, वो मच्छर के लार्वाओं को खा जाती है। तो उस पानी में उसको डाल देना चाहिए। और जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पर जैसे खाइयों में होता है, जल निकास के क्षेत्रों में जमा होता है, दलदलों में जमा होता है, तो उसमें अपन को कीटनाशकों का छिड़काव कर देना चाहिए, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा अपने घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों, इन पर जाली लगा देनी चाहिए जिससे मच्छर घर के अंदर न घुस सकें। तो मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग से अपन बच सकते हैं इन सब तरीकों से। ठीक है। इसके बाद और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कुछ रोग किससे रोके जा सकते हैं, टीका या वैक्सीन के उपयोग से। अपने क्या करेंगे, प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से ऐसे भी रोकते हैं। तो टीका के उपयोग और प्रतिरक्षी कार्यक्रम से चेचक जैसी जो बीमारियां हैं, चेचक जैसी जानलेवा रोगों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत से कौन सी बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया है, तो याद रखना चेचक का भारत से पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है। और वैक्सीन के इस्तेमाल के द्वारा अपन क्या करते हैं, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनस
ऐसी संक्रामक बीमारियों के लिए अपन क्या कर देते हैं, वैक्सीनेशन कर देते हैं। ठीक है, पोलियो ड्रॉप वगैरह पिलाते हैं ना, तो वो वैक्सीनेशन है। उससे क्या होता है, इन पर क्या करते हैं अपन, इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक, अक्सर पूछा जाता है कौन कौन सी बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, तो बता सकते हैं अपन, पोलियो है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टेटनस है, इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब प्रतिजैविकों और अन्य औषधियों के उपयोग के द्वारा अपन ने क्या किया है, इस प्रकार की बीमारियों पर, संक्रामक बीमारियों पर बहुत अच्छी तरह से अपन ने क्या कर लिया है, रोक कर ली है, जिनसे अपन आसानी से बच सकते हैं। धन्यवाद।